जय हिंद दोस्तों, मैं एक के दीपांकर आप सबका अशोका एडुकेयर के इस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच भारतीय संविधान के इस सीरीज में दूसरे एपिसोड के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज की इस क्लास में हम जानेंगे भारत के संविधान के निर्माण में मुख्य कौन कौन सी समितियां कार्यशील रहे और कौन कौन से व्यक्ति उन समितियों से संबंधित रहे। आज की क्लास में हम ये भी जानेंगे कि आखिर हमारे देश का संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ। आज की क्लास में हम सीखेंगे, जानेंगे कि जब भारत का संविधान निर्मित हुआ उस समय और आज संविधान के अंतर्गत कितने भाग, कितनी अनुसूचियाँ और कितने अनुच्छेद हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले यह जानते हैं कि भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही लागू करने का लक्ष्य क्यों रखा गया। इसके पहले की एक स्टोरी में बताना चाहूँगा। वह दिन, वह वर्ष 1929 ईस्वी, कांग्रेस का अधिवेशन। 1929 ईस्वी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, और इस अधिवेशन में अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। इतिहास और पॉलिटी दोनों ही जगहों पे 1929 ईस्वी कांग्रेस अधिवेशन लाहौर में बड़ा ही महत्वपूर्ण तिथि है। दोस्तों, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो हमें याद रखना है लाहौर में। और उसके अध्यक्ष कौन चुने गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? हमें याद रखना है दोस्तों, लाहौर रावी नदी के तट पर स्थित है। और यदि हम इतिहास की बात करें तो रावी नदी को परुस्नी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके मन में एक खास क्वेश्चन आएंगे, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है लाहौर अधिवेशन का? तो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी को समेटे हुए है आज का यह 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 के पहले मोतीलाल नेहरू के द्वारा डोमिनियन स्टेट की मांग की जाती रही, लेकिन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग की गई और इसी दिन घोषणा की गई कि हम हर वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और तब से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को पहली बार झंडोत्तोलन किया गया और स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। और आप सब जानते हैं कि चूँकि हमारा देश 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ और हमने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाना शुरू किया। चूँकि पहले से ही परंपरा चली आ रही थी कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, इस दिन को हम ना भूलें, इस दिन को अविस्मरणीय बनाने के लिए यह तय किया गया संविधान सभा के द्वारा कि हम संविधान को लागू 26 जनवरी को ही करेंगे। इसलिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान बन जाने के बाद भी इसे लागू 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। तो एक छोटी सी कहानी थी, छोटा सा एक इतिहास है कि हमने आखिर क्यों 26 जनवरी को ही चूज किया भारतीय संविधान को लागू करने का। आप इस दिन याद रखेंगे, 26 जनवरी को राष्ट्रपति महोदय के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। इसके बाद की हम बात करें तो जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय
यानी मूल संविधान की बातें की जाए तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो दोस्तों हमें याद रखने की ज़रूरत है कि जब मूल संविधान की हम बात करें तो उस समय कुल, यदि अनुसूची की बात की जाए, कुल अनुसूची, तो हमें वहाँ पे 8 अनुसूचियाँ देखने को मिलता है। वहीं यदि हम भाग की बात करें तो कुल 22 भाग, और यदि अनुच्छेद की बात की जाए तो हमें याद रखना है 395 अनुच्छेद थे। एक बार फिर से इस बात को ध्यान दें आप कि मूल संविधान यानी भारत का संविधान जब बना उस समय हमारे संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, जबकि अनुसूची 8 था और भाग कुल देखा जाए तो 22 थे। लेकिन वर्तमान में बात की जाए तो अनुसूचियों में 4 अनुसूचियाँ अब तक जोड़ी गई और कुल मिला के अभी यानी वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग, 460 प्लस अनुच्छेद हमें देखने को मिलते हैं। तो इन अनुच्छेद और अनुसूची को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आगे की बात करें तो हमें ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ था। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि 26 नवंबर 1949 को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, लेकिन बी आर अम्बेडकर साहब की 125वीं जन्मतिथि के अवसर पर 2015 से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में अब मनाया जाने लगा है। तो अपने आप में ये भी एक खास इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हम यदि बातें करें कि कुल अधिवेशनों की संख्या कितनी थी, तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान अधिवेशन जो कुल आयोजित किए गए उनकी संख्या 12 थी। यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान का प्रतीक क्या था, तो दोस्तों याद रखना है कि जो भारतीय संविधान का प्रतीक था वो हाथी को भारत संविधान का प्रतीक घोषित किया गया था। इसके बाद की हम बात करें तो आगे हम देखेंगे कि भारत के संविधान के निर्माण के दौरान मुख्य तौर पे कौन कौन सी समितियां गठित की गई थी। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान महत्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो समिति थी उसका नाम था पांडुलेखन समिति। बहुत कम जगह आपको पांडुलेखन समिति देखने को मिलेंगे दोस्तों। हमें याद रखना है कि प्रारूप समिति, जिसे आप इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति को ही पांडुलेखन समिति के नाम से जाना जाता था। और इसके अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो अध्यक्ष डॉक्टर बी आर आम्बेडकर साहब थे। बी आर आम्बेडकर महोदय प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। जैसा कि हम सब पिछली क्लास में जान चुके हैं कि कुल प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। और प्रारूप समिति के निर्माण की बात की जाए, इसके उद्देश्यों की बात की जाए, तो हमने देखा था पिछली क्लासेज में कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और इसमें सदस्यों की कुल संख्या 7 थी। यदि हम इसके सदस्यों की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि 7 सदस्यों में अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर महोदय थे, जिनकी मैं बात करूं तो उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। उनकी बात करें तो राजेंद्र प्रसाद ने, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त होते हैं, उन्हें संविधान का स्किल पायलट कहा। उन्हें भारतीय संविधान के जनक एवं जननी के रूप में भी जाना जाता है। उनके अलावा हम बात करें तो मुस्लिम लीग का एकमात्र सदस्य
प्रारूप समिति का भी सदस्य थे, जिनका नाम मोहम्मद सादुल्ला था। मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में चयनित किए गए थे। वहीं यदि बात की जाए, या एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एकमात्र कौन ऐसे सदस्य थे जो पूर्णतः कांग्रेस से संबंधित थे। वैसे देखा जाए तो लगभग सब लोग कांग्रेस से ही जुड़े थे सिवाय मोहम्मद सादुल्ला की। लेकिन यदि देखा जाए प्रारंभिक दौर से, मतलब बिना किसी समझौते के साथ पहले से ही कांग्रेस के सदस्य के रूप में केवल और केवल एक व्यक्ति, जिनका नाम KM मुंशी था, वे कांग्रेस से संबंधित थे। इस प्रकार के क्वेश्चंस हमें एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। इनके अलावे हम बात करें तो मुख्य सदस्यों में हमें देखने को मिलेंगे, जैसे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है NG अलंगर, मतलब N गोपाल स्वामी अलंगर। दूसरा हम नाम देखें तो हमें देखने को मिलेगा अल्लादी, मतलब आप कह सकते हैं AK अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। आगे का नाम देखें तो हमें मिलेगा TT कृष्णमचारी, TT कृष्णमचारी, जो प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके बाद की हम बात करें तो हमें N माधवराव भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसके बाद की बात करें तो संघीय संविधान समिति, संघ समिति, जब भी संघ की बातें की जाएगी तो हमें संघ संबंधी जो भी समितियां थीं उनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। हमें दोस्तों एक तकनीक की तरह याद करना है कि जब भी संघ का नाम लिया गया हो, संघीय समिति, संघीय शक्ति समिति, तो निश्चित तौर पे वहाँ हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को चिन्हित करने की ज़रूरत है। यदि संघ से हटके हम प्रांत की बात करेंगे, जैसे नाम आता है प्रांतीय संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और आप सब जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। तो दो बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत का एकीकरण किया, स्वतंत्रता के बाद सभी छोटे छोटे राज्यों और देशी रियासतों को मिलाकर एक बड़े भारत का निर्माण करने का काम किया। उन्हें इनकी इस उपलब्धियों के कारण भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। उनकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपनी इच्छाओं के मुताबिक जो देश के हित में था, बिना डरे बिना रुके उसे करने का प्रयास किया। उनके क्रियाकलापों को देखते हुए उन्हें आयरन मैन, मतलब आप कह सकते हैं लौह पुरुष की उपाधि दी गई। आगे की हम बात करें तो मूल अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, अल्पसंख्यक और मूल अधिकार से संबंधित जो समितियां थी उसके अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को नियुक्त किया गया था। इसी कड़ी में आप देखेंगे कि मूल अधिकार की यदि बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि मूल अधिकार उप समिति की हम बात करें तो हमें याद रखना है कि उसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे। वहीं इसी कड़ी में हम देखें अल्पसंख्यक उप समिति की बात की जाए तो हमें HC मुखर्जी का नाम याद रखना है। इसके बाद की हम बात करें तो दो समितियां हमें महत्वपूर्ण तौर पर देखने को और मिलती है, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे प्रक्रिया नियम और संचालन, प्रक्रिया नियम और संचालन समिति। नाम से पता चल रहा है दोस्तों, प्रक्रिया नियम को, प्रक्रिया किसी प्रोसेस को फॉलो कराने का काम कौन करता है, तो जो हेडमैन होता है, जो किसी संस्था का, संघ का हेड के तौर पे नियुक्त किया जाता है, उसके द्वारा ही प्रक्रिया नियम को फॉलो कराने का काम किया जाता है। और साथ ही साथ उस सभा का संचालन करने की जिम्मेदारी भी उसी व्यक्ति की होती है। तो आप जानते हैं कि जब संविधान सभा
का गठन हुआ तो उस समय उसके संचालन के लिए, उसकी प्रक्रिया को नियमित तौर पर चलाने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी। और ऑल वी नो दैट, हम सब जानते हैं कि संविधान सभा के अध्यक्ष के तौर पे अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चयन किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू को हम देखें तो वे प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। वहीं यदि बात करें छोटे समिति की तो उसमें झंडा समिति के अध्यक्ष भी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं यदि बात की जाए सदन समिति की तो इसके अध्यक्ष के तौर पे पट्टाभी सीतारामैया को नियुक्त किया गया था। तो हमें एक बार बिल्कुल तरीके से इसे देखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मैं उम्मीद करता हूँ कि इसे रट्टा मारने का सीन या बार बार याद करने का मैं समझता हूँ कि ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। यदि हमने तरीके से इसे एक बार देख लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि निश्चित तौर पे ये सारी समितियों के नाम और उससे संबंधित अध्यक्ष का नाम हम याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देखें, जैसे मैंने कहा प्रारूप समिति का अध्यक्ष सब कोई जानते हैं, सारे स्टूडेंट जानते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है, उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। वहीं पर राजेंद्र बाबू ने उन्हें दक्ष पायलट, स्किल पायलट की उपाधि दी। यदि हम बात करें संघ की, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बात की चर्चा की, संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, तो जब भी संघ शब्द आपको देखने में आए तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि संघ का मतलब उस समय देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बातें की जा रही है। तो इस बात को हमें ध्यान रखने की जरूरत है दोस्तों कि संघ शक्ति, संघीय संविधान दोनों ही समितियों के जो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मैंने कहा यदि संचालन की बात की जाए, प्रक्रिया नियम की बात की जाए तो संचालन समिति साथ ही साथ प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चयनित किया गया था। वहीं यदि मैं बातें करूं प्रांत से संबंधित बातों की तो प्रांतीय समिति, और साथ ही साथ मौलिक अधिकार की बात की जाए, मौलिक अधिकार के साथ साथ यदि अल्पसंख्यक की बात की जाए तो हमें याद रखना है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की बातें वहाँ पे की जाएगी। तो आज की क्लास में हमने देखा मुख्य तौर पे संविधान की कुछ खास बातें, जो पार्ट 1 में कुछ बातें अधूरी रह गई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, उसे हमने अभी क्लास में पूरी करने की कोशिश की। निस्संदेह यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को तरीके से देख लें तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे यहाँ से क्वेश्चंस बाउंस नहीं करेंगे। यदि आप फैक्चुअल की बात करें तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके कॉमन सेंस से किए जाते हैं, आपको अपनी समझ से क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं। तो आपको वैसे क्वेश्चंस के लिए इन जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे तरीके से समझने की ज़रूरत है और उसके आधार पे अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए आप अपने परीक्षा में उन प्रश्नों का या जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश करें। आगे की क्लास में हम देखेंगे कि भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ प्रस्तावना, जिसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, उसकी व्याख्या हम अगली क्लास में करेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। इंडियन पॉलिटी के बारे में विशेष जानकारियों को प्राप्त करने के लिए और टू द पॉइंट एग्जाम्स के पर्पज से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीकों को देखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।